बच्चों नमस्कार। आप सबकी विशेष मांग पर आज नौका विहार हम लेकर के आए हैं। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचा गया, समझ लीजिए एक प्रकार का उन्होंने जो विहार किया नौका विहार, वही उन्होंने रच दिया। जो उन्होंने देखा उसी को जीवन से जोड़ करके लिखा। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उन्होंने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसी सूक्ष्म निरीक्षण से कविताएं रची। आज आपके सामने नौका विहार उसी का उदाहरण है। चलिए प्रस्तुत करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनुअंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। इन पंक्तियों में पंत जी ने अपने मित्रों के साथ एक रात में नौका विहार करने के लिए गए थे। उस समय वे काला कांकर के राजभवन में ठहरे थे और वहीं से सटी हुई गंगा माता थी। तो उसमें पंत जी ने सोचा लाओ नौका विहार आज कर लेते हैं। तो अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ वे नौका विहार करने के लिए गए। और जैसा उनको उस समय गंगा नदी कैसी लग रही थी, उसका वातावरण कैसा था, इसका वर्णन इन पंक्तियों में बड़े सुंदर ढंग से कवि ने किया है। तो कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात है, वातावरण एकदम शांत है। चांदनी रात में क्या है? शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना। स्निग्ध माने चिकनी, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्जवल। उज्जवल, उज्जवल माने उजली। चारों ओर स्निग्ध शांत चांदनी, उज्जवल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक का मतलब होता है एक टकटकी लगाए, एक टक देखना, मतलब बिना पलक झपकाए देखना अपलक होता। अनंत, नीरव माने शांत, बिना ध्वनि की, और रव का अर्थ होता है ध्वनि, और नी मतलब नहीं, बिना ध्वनि के। भूतल माने पृथ्वी। तो आकाश एक टक दृष्टि लगाए, अनंत आकाश जो है वो एक टक दृष्टि लगाए शांत रूप से अपनी प्रेयसी भूतल अर्थात धरती को देख रहा। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बिना पलक झपकाए शांत भाव से देखता रहता है, आंखों में प्रेम संजोए हुए। पंत जी कहते हैं कि जब चांदनी की उज्जवल छटा छाई हुई है तो ऐसा लग रहा है कि अनंत आकाश एकदम शांत होकर के अपनी प्रेयसी वसुधा को, अपनी प्रेयसी पृथ्वी को देख रहा है सैकत शैया पर। अब आगे क्या बताते हैं? सैकत, सैकत का अर्थ क्या होता है? बालू। शैया माने बेड, बिस्तर, मतलब बालू की सैया पर, बालू की सेज पर। दुग्ध धवल, दुग्ध धवल का मतलब है दूध जैसी सफेद। दुग्ध धवल का मतलब क्या है? दूध जैसी सफेद। तनुअंगी माने दुबली पतली, तनुअंगी मतलब दुबली पतली शरीर वाली गंगा। ग्रीष्म माने गर्मी के कारण विरल हुई, गर्मी के कारण विरल हुई, अर्थात क्या हुआ कि पतली गंगा जो है वो ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा बहुत पतली हो गई है और जल उसका
निर्मल हो गया है। ग्रीष्म विरल, गर्मी के कारण विरल हो गई है। लेटी है श्रांत, श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने दुखी, निश्चल माने एकदम शांत। ऐसा लग रहा है कि गर्मी के कारण गंगा की धारा बहुत पतली हो गई है और उसका जल निर्मल हो गया है। तो इसको देखकर कवि के मन में कल्पना होती है। कहता है कि ऐसा लग रहा कोई दुबली पतली तपस्विनी बाला दिन भर से मेहनत करके थक करके रात के प्रथम प्रहर में ऐसा लग रहा अपनी थकान मिटाने के लिए बालू की सफ़ेद सैया पर शांत भाव से लेटी हुई अपनी क्लांतियों को, अपनी थकन को दूर कर रही है। क्लांत माने उदासियां या थकन। तापस बाला गंगा निर्मल, तापस माने तपस्वी बाला की तरह, तपस्विनी बाला की तरह, तपस्विनी स्त्री की तरह निर्मल गंगा शशिमुख से लेटी हुई है। शशिमुख, शशिमुख माने चंद्रमुखी से दीपित मृदु करतल। गंगा एक तपस्विनी बाला के समान निर्मल थी। उसकी हथेली चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी। शशि मुख से, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, मृदु माने कोमल और करतल माने हथेली। दीपित माने प्रदीप्त हो रही थी या चमक रही थी। शशिमुख यानी चंद्रमुख, चंद्रमा के मुख, चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी। कौन? उसकी हथेलियां। लहरें उर पर, उर माने हृदय पर, उसके हृदय या वक्ष स्थल पर लहरें कोमल कुंतल। अब कुंतल माने क्या होता है? कुंतल माने होता है केश, कच्छ माने केश, केश माने बाल। तो लहरें उसके जब हृदय पर जो लहरें उठ रही हैं, उस गंगा के हृदय पर लहरें उठ रही, तो कैसी प्रतीत हो रही हैं? मानो कोमल सुकोमल उसके कुंतल हों, केश हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, गोरे अंगों पर सिहर सिहर। अब उसके क्या लग रहा है? सितारों से युक्त। तार तरल, सितारों से युक्त। तार तरल, तार माने ताराओं से, तारों से, तरल माने लतपथ, तार तरल माने सितारों से युक्त। ठीक है, सितारों से युक्त नीला आकाश। चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल अंचल सा नीलांबर लहराता तार तरल सुंदर। तो उसके गोरे अंगों पर ऐसा लग रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुंदरी ने जो नीला वस्त्र पहन रखा है। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तो नील गगन का जो प्रतिबिंब गंगा में पड़ रहा है, नील गगन मतलब आकाश नीला है उस समय और सितारे उसमें जड़े हुए हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर है। तो कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है वो जब बाला एक लेटी है तपस्वी बाला, तो उसके जब उसकी छवि, आकाश मंडल की छवि जब उस निर्मल जल में पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है कि उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर करके सिहर सिहर रहा है, उसके गोरे अंगों पर सिहर रहा है क्या? एक नीला वस्त्र जो सलमा सितारों से जड़ा हुआ है, वायु से चंचल हो रहा। सिहर सिहर मतलब वायु से चंचल हो रहा और लहरा रहा है। क्या? नीला वस्त्र, नीलांबर जो पहने हुए। नीलांबर माने नील अंबर अर्थात नील गगन और नीला वस्त्र। ठीक है, वस्त्र। तो वो जो नीला आकाश का, जो नीला आकाश है उसमें तारे जड़े हुए हैं, उसकी परछाई जब उसके जल में पड़ती तो ऐसा लग रहा है कि वो साड़ी पहने हुई है, वो अंगवस्त्र पहने हुई है गंगा। तो उसके गोरे अंगों पर सिहर से लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। उसके चंचल अंचल सा यानी एक चंचल आंचल सा वो नील आकाश जो है वो लहरा रहा है उसके गोरे गोरे अंगों पर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो उस पर बल खाती हुई छोटी छोटी लहरें ऐसी लग रही थीं मानो गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी पर सिकुड़ने पड़ गई हैं। साड़ी की सिकुड़न सी मानो गंगा रूपी नायिका के साड़ी की सिकुड़न पर, जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की रेशमी, विभा माने कांति या कोमल चांदनी आप कहते, रेशमी विभा का कोमल चांदनी कह सकते हैं। सिमटी है वर्तुल, वर्तुल माने क्या होता है? गोलाकार। मृदुल लहरें, मुलायम लहरें। तो
उस समय बलखाती छोटी छोटी लहरें कैसी लग रही, मानो गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी पर सिकुड़ने पड़ गईं। ठीक है, रेशमी साड़ी पर सिकुड़ने पड़ गई हूं। तो पाठ का नाम, कवि का नाम आपसे पूछ ही लेता है इसमें। फिर प्रश्न इसमें बन जाते हैं, कैसा वातावरण है, शांत वातावरण है। कौन थकी हुई लेटी है, गंगा थकी हुई लेटी है। तपस्विनी बाला किसे कवि ने कहा है, गंगा को कहा है। तो शशिमुख से किसके करतल दीप्त हैं, गंगा के। यानी सारे प्रश्न गंगा से रिलेटेड इसमें बन सकते हैं गद्यांश में। कवि ने यहाँ पर नीलांबर को क्या बताया है, कवि ने यहाँ पर नील आकाश को क्या बताया है, नील गंगा रूपी नायिका का नीला वस्त्र बताया है। शश की रेशमी विभा से वह सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो रेशमी साड़ी पर सिकुड़ने पड़ गई हैं। ठीक है, गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी पर सिकुड़ने पड़ गई हैं। अब वो जो रेशमी साड़ी है उसकी उपमा किससे दी गई है, तो शशि की रेशमी विभा से दी गई है। ठीक, तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं और इसके जो है अर्थ लिख सकते हैं और इसका प्रश्नोत्तर, इसके प्रश्नों के उत्तर को आप दे सकते हैं। मानवीकरण अलंकार है। अगर आपसे अलंकार पूछ ले किसमें कौन सा अलंकार है, तो अलंकार सभी में मानवीकरण लिखेंगे, पूरे मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। और उपमा भी है, उपमा भी है, रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास भी है, अश्लेष भी आ गया है। तो कई अलंकार इसमें है। और रस की बात करें अगर, तो श्रृंगार रस है, श्रृंगारिक वर्णन हुआ है। खड़ी बोली का प्रयोग है, बोली खड़ी बोली है, भाषा खड़ी बोली है। लाक्षणिक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक, कोमलकांत पदावली है, गेय पद है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा स्टैंजा, दूसरी पंक्ति। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। ध्यान दीजिएगा, काला कांकर में, काला कांकर के राजभवन में उस समय रुके हुए थे पंत जी, और तभी नौका विहार, उसके बगल में ही गंगा मैया बह रही थी। काला कांकर के राजभवन से सटी हुई गंगा मैया बह रही थी, तो वहीं पर उन्होंने नौका विहार किया। तो अब क्या कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की ससुमित सीपी पर, मोती की जो सुना रही विचर लो, पाले चढ़ी उठा लंगर। चांदनी रात का प्रथम पहर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। हम चले नाव लेकर सत्वर, चांदनी रात का प्रथम पहर। अब पंत आगे क्या बताते हैं कि जो रात में नौका विहार का दृश्य उन्होंने वर्णन किया, उसमें बताते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर है। हम सत्वर माने शीघ्रता के साथ, सत्वर माने शीघ्र ही नाव लेकर चल पड़े। तो सिकता माने बालू की, सस्मित माने मुस्कराती हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चांदनी, विचर। तो वहां हम क्या देखते हैं कि जो बालू है, बालू की मुस्कराती हुई, बालू पर चांदनी की ऐसी चमक पड़ रही है कि मानो खुली सीप में मोती दमक रही हो। सस्मित माने मुस्कराती हुई, और मुस्कराती हुई सीपी यानी खुली सीपी। तो ऐसा लग रहा है कि खुली सीपी पर मोती की चांदनी, मतलब मोती दिखाई पड़ रहा है, मोती प्रतीत हो रहा है, मोती चमक रहा हो। क्योंकि देखो जब गंगा, अब ऐसे समझो, आप बालू कभी देखो, बालू जब चांदनी रात पड़ती है या आप लाइट मारें, टार्च मारें,
तो बालू चमकती है, उसमें चांदी के जो कण होते हैं वो चमकते हैं। तो अब यहाँ पर कवि क्या बता रहा है कि सिकता की सस्मित सीपी पर, बालू की, सस्मित माने मुस्कुराती हुई या खुली हुई, सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। मोती की ज्योत्सना मतलब चांदनी, तो मोती की विभा उसमें प्रतीत हो रही है। तो वो बालू की चमक ऐसे कवि को लग रही है जैसे कि कोई सीपी हो और मुंह खोलकर खड़ी हुई हो, और फिर उस पर चांदनी, रात की जो चांदनी है वो पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मोतियों की आभा बन रही है। अब क्या हुआ, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। अब क्या हो रहा है, लो पाले चढ़ी। अब कवि कहता है कि फिर पालें, नाव पे पाल चढ़ा दिए गए और लंगर उठा लिए गए। लंगर क्या होते हैं? लंगर भैया वो जो एक डंडा सा होता है, लंगर उठा दिए जाते हैं। लंगर मतलब लग्गी एक होती है, डंडा, जिस पर पालें चढ़ाई जाती हैं। पालें मतलब वो कपड़ा होता है जो जिसमें हवा भरती है और नाव चलती है। ठीक, तो अब उन्होंने कहा लो अब हमने नाव पर पाल चढ़ा दिए और लंगर उठा लिया, मतलब हमारी ये छोटी सी नाव अब कैसी लग रही है, तो वो अब नाव चल पड़ी। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंथर मंथर मतलब धीरे धीरे, मंद माने बहुत ही मंद मंद गति से धीरे धीरे क्या नाव हमारी चल पड़ी। लघु तरणि, तरण माने लघु माने छोटी सी, तरण माने नौका, मेरी छोटी सी नौका चल पड़ी। तो कैसी लग रही, हंसनी सी सुंदर। कैसी प्रतीत हो रही, हंसनी सी सुंदर। हंसनी सी सुंदर मेरी छोटी सी नाव हंसनी सी सुंदर तिर रही, तैर रही है खोल पालों के पर। अपने पालों रूपी परों को खोल करके वो नाव जब चल रही तो ऐसा लग रहा कि कोई छोटी सी नैया, छोटी सी हंसनी सी सुंदर तैर रही हो उस गंगा के जल में। अब यहाँ आपसे प्रश्न बन जाएगा कि मंथर मंथर गति से कौन चल रहा है, तो छोटी सी लघुतरण यानी छोटी सी नैया चल रही है। छोटी सी नैया जब जल में चल रही है तो कवि ने उसको कैसा बताया, हंसनी सी सुंदर लग रही। कैसी लग रही, हंसनी सी लग रही है। और उस नौका के परों परों को क्या कहा गया, मतलब पालों को क्या कहा गया, तो पर कहा गया। ठीक, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। अब निश्चल तो धीरे धीरे गंगा हंसनी के समान मंद मंद गति से धीरे धीरे उस गंगा की सतह पर तैरने लगी वो नैया। ठीक है, इसे देखकर कैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंसनी अपने सफेद पंख खोलकर पानी में तैर रही हो। ठीक है, अब क्या हुआ, निश्चल जल के सुचि दर्पण में पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल जल, अब वहां गंगा का जल निर्मल और शांत है। शुचि माने पवित्र, दर्पण माने, दर्पण जानते हो, दर्पण तो जानते हो भाई, दर्पण जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसमें अपना मुख देखते हैं। दर्पण पर, सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। रजत पुलिन, रजत पुलिन माने चांदी जैसे चमकते तट। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। देखो आपकी वो कैसी लग रही है, नदी ऐसी होती ना, इस प्रकार की नदी आपकी होती है, मानो ये नौका चल रही है। ठीक है, ये नाव आपकी चल रही है, ये नाव चल रही है और ये आपकी नदी है। तो रजत पुलिन कौन से हैं, ये आपके रजत पुलिन हैं, मतलब बालू के किनारे, ये दोनों ओर बालू के किनारे हैं। तो जब दोनों ओर बालू के किनारे हैं और फिर ये जल जब शांत है तो यहाँ पर उसके यही तटों का चित्र यहाँ पे दिखाई देगा। तो जब आधा अंदर दिखाई देगा चित्र और आधा बाहर, तो कैसा लगेगा, मानो दो गुना ऊंचा लग रहा है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, निश्चल जल के सुच दर्पण में, निश्चल शांत जल के पवित्र दर्पण में जब रजत पुलिन निर्भर, अर्थात जो किनारे, जो उस तटीय इलाके हैं, उसके बालू के जो तट हैं, रजत चांदी जैसे चमकते तट हुए तट हैं, तो वो क्षण भर के लिए हमको दो गुने ऊंचे लगने लगते हैं। काला कांकर का राजभवन, काला कांकर का, अब हमने बताया था काला, अब वो कहते हैं कि वहीं पर काला कांकर का राजभवन है जो जल में निश्चिंत चिंता रहित होकर के सोया हुआ है। प्रमन माने प्रसन्न मन वाला, प्रमन माने प्रसन्न मन वाला, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, अपने पलकों में
वैभव से अर्थात ऐश्वर्य धन से भरे हुए सपनों को संजो करके ऐसा लग रहा है कि काला काकर का वो राजभवन सोया हुआ है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है आपसे, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कौन से राजभवन की चर्चा हुई है, तो काला काकर के राजभवन। किस प्रकार सोया हुआ है, निश्चिंत और प्रमन भाव से सोया हुआ है। काला काकर की किसके पलकों पर वैभव स्वप्न सघन घूम रहे हैं, तो वो काला काकर के राजभवन पर। ठीक है, फिर दोहरे ऊंचे कौन लग रहे हैं, तो रजत पुलिन। रजत पुलिन मतलब चांदी, चांदी जैसे सफेद किनारे उस नदी के तट। ठीक, वही बातें हैं इसमें, वही मानवीकरण अलंकार है, सब कुछ वही है। तो नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के और छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर। अब नाव, जब नौका जल में चल पड़ती है तो क्या होता है, जल में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश जल की तरंगों से हिल उठता है। जब नौका चलती है तो जल में हिलोर उठती है, तो हिल पड़ते नभ के ओर छोर। तो जो आकाश दिखाई दे रहा था उस जल में, तो जब हम जल में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आकाश के नभ के ओर और छोर दोनों किनारे हिल रहे हों। ठीक है, कितना सचित्र वर्णन कर दिया है यहाँ पे पंत जी ने। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ठीक, अब क्या लग रहा है, जल में तारों का प्रतिबिंब टिमटिमा रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये तारे आकाश के हृदय को प्रकाशित करके कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हों। विस्फारित नयनों से अर्थात खुले नेत्रों से, निश्चल शांत पूर्वक कुछ खोज रहे चल तारक, जो निश्चल थे अब वो विस्फारित नयनों से ऐसा लग रहा कि अपने फटे हुए बड़े बड़े नयनों से कुछ चलकर के तारक दल, जो तारों के समूह हैं, वो कुछ खोजने लग गए हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अंतस्थल माने हृदय, नभ का मतलब आकाश का हृदय प्रकाशित करके ऐसा लग रहा है कुछ खोजने लग गए। जिनके लघु दीपों का चंचल, जिनके लघु दीपों का चंचल, अंचल में ओट किए विरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों का चंचल, तो अब छोटे छोटे दीप लग रहे थे। कैसा लग रहा था, लहरें तारों को अपने अंचल में की ओट में छिपाई हुई थी। अंचल की ओट किए विरल, जिनके लघु दीपों को चंचल, मतलब उस आकाश मंडल के छोटे छोटे जो दीप थे, चंचल दीप थे, तो ऐसा लग रहा है कि लहरें, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, तो वो जो लहरें हैं वो अपने आंचल की आड़ में, ओट माने आड़ में, आंचल में अविरल वो लहरें जो फिर रही हैं वो पल पल लुका छिपी खेल रही हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है कि जैसे कोई स्त्री अपने आंचल की आड़ में जलते हुए दीपक को छिपा लेती है, तो वो जो तारे थे, अब जो 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 शांत जल में तारे जो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, अब नौका चली तो थोड़ा हिलोर उठी, और उस जल में क्या हुआ, जल में लहरें उठने लगीं। तो लहरें जब उठने लगीं तो तारे लुका छिपी खेलने लगे, तारों के समूह सब झंप रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं, लुक छिप रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है वहां पे कि कोई स्त्री अपने आंचल में दीपक को छिपा लेती है और बार बार उसको बाहर ले आती है। फिर है
सामने शुक्र की छवि झलमल। अब सामने, ठीक सामने क्या था? शुक्र तारे की छवि जल में। पैरती परीसी जल में कल, कल माने सुंदर, पैरती माने तैर रही थी, परी सी, परी के समान जो शुक्र तारे की छवि थी वो झलमल झलमल तैर रही थी। रुपहरे कचों में हो ओझल, रुपहरे माने सुंदर रूपवान, कचों रुपहले, केशों में छिप सा जाता है, ठीक है। तो उसका मुख, उसका मुख कैसा? रुपहरे कचों में हो ओझल। उसका मुख क्या है? उसके सुंदर बालों में ओझल हो जाया करता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, लहरों के घूंघट से झुक झुक, तो लहर रूपी घूंघट से में से दशमी का सस निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा सा मतलब एक मुग्धा नायिका के भांति। तो अब कैसा? दसवीं, ऐसा लग रहा है कि दसवीं का शशि माने दसवीं का चंद्र, निज माने अपना, तिर्यक माने तिरछा, मुख माने मुख, दिखला रहा है मुग्धा सा रुक रुक करके, मुग्धा नायिका सा, मुग्धा नायिका सा लज्जा की भांति, अधिक अधिक लज्जा से अब कभी अपना मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी अपना मुख दिखा लेती है। ठीक उसी प्रकार कभी अपना मुख छुपाता है और कभी अपना मुख दिखा देता है उसी जल में। वो चंद्रमा जो दसवीं का चंद्रमा है, तिरछा, जो जिसका मुख तिर्यक हो गया है, ठीक। तो लहरों के घूंघट में ऐसा लग रहा, लहरें देखो, जब जल शांत था तो चंद्रमा स्पष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है वो जल शांत नहीं है, अब लहरें उठने लगी उस जल में। तो जब लहरें उठने लगी, तो जब उसमें लहरें उठने लगी तो अब वो चंद्रमा छुप रहा है और निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुग्धा नायिका जैसे, अब यहाँ पे कवि ने कहा कि कोई मुग्धा नायिका जैसे अपना मुख छुपाती है, फिर खोल कर दिखाती, फिर छुपा लेती, फिर खोल देती, तो ठीक वैसे ही वो तारा, वो चंद्रमा भी यहाँ पर कार्य कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए 3 स्टेंजा हो गए, अब बच्चे हैं 3 स्टेंजा जो हम अगले भाग में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और अगले भाग का वेट कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं, आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आप ज्वाइन बटन दिख रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, चैनल को ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें फिर बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ फीस पेड होती है। तो वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल का उत्तर, आपके कोई क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। फिलहाल आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ इमेज वगैरह मिलते रहें।